बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का आखिरी मजबूत बादशाह था। इसके दौर में मुगल सल्तनत बंगाल से कराची, कराची से उज़्बेकिस्तान, काबुल से हिमाचल और कोहिमा से कोलकाता तक फैली हुई थी। लेकिन 1707 ईस्वी में इसके इंतकाल के बाद ऊपर तले 9 मुगल बादशाह आए और ये अजीम सल्तनत तेजी से ज़वाल पजीर हो गई। औरंगजेब के दरबार में मक्का, ईरान, बल्ख, बुखारा, हबशा, काशगर, खीवा, बसरा, यमन, हजरमौत, फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और चीन के सफीर होते थे। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली तक महदूद होकर रह गई और बादशाहों को अपनी शबाना सरगर्मियों के लिए भी महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था। एक वक्त था जब तिजारती काफिले समरकंद और काशगर से गुजरने से पहले दिल्ली सरकार से इजाजत लेते थे, और फिर एक ऐसा वक्त आ गया जब नादिर शाह दुरानी बादशाह का तख्ते तऊस और कोहे नूर हीरा लेकर ईरान चला गया और बादशाह को हुमायूं के मजार पर जाने के लिए भी अंग्रेज से इजाजतनामा लेना पड़ता था। मुगल सल्तनत का ये ज़वाल आज भी मौरखीन और तजयनगारों का मरगूब मौजू है। दुनिया आज भी इस सल्तनत के ज़वाल की वजूहात पर बहस करती है और इबरत पकड़ती है। मुगल सल्तनत के ज़वाल की 3 वजूहात अहम तरीन हैं और दुनिया ने इनसे बेतहाशा सबक सीखा। मुगल सल्तनत की पहली खामी अमायदीन सल्तनत थी। औरंगजेब सिपा सालार था। वो अपने वालिद और 3 भाइयों को शिकस्त देकर बादशाह बना था। उसने अपने तमाम भतीजे और भांजे मरवा दिए थे। वो 88 साल जिंदा रहा। इन 88 बरसों में उसने किसी शहजादे को अस्करी तरबियत नहीं लेने दी। चुनाचे औरंगजेब के बाद मुगलों में एक भी काम का सिपा सलार और मुंतजिम नहीं था। पूरा शाही महल कबूतरबाज, खत्तात और मनाजरे का शौकीन था। यूं एडमिनिस्ट्रेशन और सिपाहगरी का फन मुगलों के हाथ से निकल गया। औरंगजेब ने भी अपने नीचे किसी को पंपने नहीं दिया। लिहाजा हिंदुस्तान में कोई काम का कमांडर नहीं बचा। फौज 4 लाख थी, मगर इसका सालार कभी शायर होता था, कभी मुसव्वर और कभी कोई कबूतरबाज शहजादा। सल्तनत के बाकी मंसूबों पर भी चुन चुनकर नाहल और कमजोर लोग तैनात किए जाते थे। क्यों? क्योंकि बादशाह का ख्याल था अगर कोई अहल शख्स आ गया तो वो अपने गिर्द मजीद अहल लोग जमा कर लेगा, बादशाह के खिलाफ बगावत हो जाएगी और यूं तख्त किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। चुनाचे 1707 से 1857 तक हिंदुस्तान के किसी मनसब पर कोई अहल शख्स तैनात नहीं हुआ और इसके नतीजे में हिंदुस्तान पर हर साल हमला भी हुआ, तबाही भी आई और सल्तनत भी मुख्तसर होती होती दिल्ली तक रह गई। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार से यह मुआहदा किया, कोई मुगल शहजादा अस्करी ट्रेनिंग नहीं लेगा, सल्तनत की हिफाजत की जिम्मेदारी कंपनी के पास होगी, ये रियासत को बचाएगी। चुनाचे शहजादों के पास सिर्फ 3 शुगल रह गए, शायरी, कबूतरबाजी और मुजरे, और ये इन तीनों शुगलों के लिए अपनी जमीनें, महल और बाग रहन रखते चले गए। दूसरी वजह, मुगल दुनिया की तब्दीलियों से बेखबर थे। दुनिया में साइंसी और सनती इनकलाब आ चुका था। यूरोपीय लोग अमेरिका तक पहुंच गए थे और वो खिता कुदरती वसाइल से माला माल था। अमेरिका की दरियाफ्त से कबल हिंदुस्तान खाम माल की सबसे बड़ी मंडी था, मगर 1700 तक ये मंडी अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी। लिहाजा हिंदुस्तान की तिजारती हैसियत कम हो गई थी। जहाज रानी और बारूदी असला ने भी बारबरदारी और जंगों की नफ्सियात बदल दी थी। दुनिया में तालीमी और तिजारती इनकलाब भी आ चुका था। सनती पैदावार ने ज़रई पैदावार की जगह ले ली थी और स्किल्स और सर्विसेज का सेक्टर भी मुतारफ हो गया था, जबकि हिंदुस्तान कुएं के मेंढक की तरह इन तब्दीलियों से बेखबर था। हिंदुस्तान में उस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री घोड़ों की खुरियां और खवातीन के दुपट्टे थी। यह जमाने में भी हाथियों और घोड़ों पर तलवारों से लड़ते थे और गुलिस्तान और बूस्तान को डिग्री समझते थे। और तीसरा और आखिरी वजह बहमी लड़ाई थी। हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ रहे थे। मुल्क छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो चुका था। ये रियासतें एक दूसरे के खिलाफ जहाद कर रही थी और अंग्रेज साइड पर खड़ा होकर उनके कमजोर होने का इंतजार कर रहा था। इनमें से जो दूसरों को शिकस्त दे लेता था, अंग्रेज उसे फेंटा लगाकर फना कर देते थे। चुनाचे 83 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला
और 40 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान हलवा बनकर अंग्रेज के दस्तरखान पर पहुंच गया। हम अगर आज के पाकिस्तान को मुगलों के हिंदुस्तान के सामने रखकर देखें तो हमें दोनों में बेशुमार कॉमन चीजें मिलेंगी। मसलन हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं। हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। हमारी फौज दुनिया की 4थी बड़ी और मजबूत फौज है। हमारे पास 6 ट्रिलियन डॉलर के कॉपर और सोने के जखायर हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है। ज़राअत का पोटेंशियल 40 बिलियन डॉलर सालाना है। हमारे पास दुनिया की 30 बुलंद चोटियां हैं। हम सिर्फ जड़ी बूटियों से 10-15 बिलियन डॉलर कमा सकते हैं। हमारे पास कोयले के इतने जखायर हैं जिनसे हम 200 साल तक लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। हमारे पास 1000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन भी है जिस पर हम कराची जैसे 3 नए शहर आबाद कर सकते हैं। और हम आधी दुनिया को मजदूरों से लेकर डॉक्टर्स तक हुनरमंद भी दे सकते हैं। लेकिन हम इसके बावजूद ईड़ियां रगड़ रहे हैं और हमने 20 वर्षों से अक़वाम आलम के चौकों और चौराहों से भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम मुगल बादशाहों की तरह हर अहम मनसब पर अपने से कमतर सलाहियत के लोग तैनात करते हैं। हमारी सियासी जमातें हल्के के नालायक तरीन लोगों को टिकट देंगी, इनमें से छांटी करके मजीद नालायकों को वजीर बनाएंगी और ये वजीर आधी ब्यूरोक्रेसी से छान कर नाहल, नालायक और करप्ट्स को तैनात करेंगे। पाकिस्तान में 75 वर्षों से एक और खेल भी चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट एक कमजोर और कंप्रोमाइज्ड शख्स को वजीर आजम बनाती है और वजीर आजम एक कमजोर और कंप्रोमाइज्ड अफसर को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश करता है और इस खेल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारी हालत यह है, हमारी सियासी क़यादत किसी काबिल, अहल और समझदार शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी तैयार नहीं होती। ये 3-4 माह के लिए भी गूंगे, बहरे और कंप्रोमाइज्ड शख्स का इंतखाब करते हैं। इस बार भी यही हो रहा था। पीडीएम कमजोर तरीन निगरान वज़ीर आज़म तलाश कर रही थी ताकि इनकी वापसी की गुंजाइश पैदा हो सके। ये मोहसिन नकवी जैसा तजर्बा नहीं दोहराना चाहते थे। आपको यकीनन मालूम होगा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को पंजाब का वज़ीर आला इसलिए बनवाया था कि ये 12 करोड़ लोगों का सूबा नहीं चला सकेंगे। ये 12 बजे उठेंगे, दफ्तर जाएंगे, दोस्तों के साथ गपशप लगाएंगे, 2-4 अरब रुपए कमाएंगे और घर चले जाएंगे। मगर नतीजा उल्ट निकला। मोहसिन नकवी ने दिन रात एक कर दिया। ये उबगस्तान से कपास का नया बीज तक ले आए। उन्होंने 7 माह में शहबाज शरीफ की स्पीड को मात दे दी, लिहाजा उन्हें बनाने वाले आज पछता रहे हैं। मेरा ख्याल है अनवारुल्लाह काकड़ के मामले में भी यही हुआ। ये आसमान से नाज़िल हो चुके हैं और ये भी मोहसिन नकवी की तरह तीनों सियासी जमातों को ठीक ठाक टक्कर देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इलेक्शन भी नहीं होंगे और सियासी जमातों की वापसी भी मुश्किल हो जाएगी। यह हकीकत है। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को इस वक्त एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो शहबाज शरीफ और इमरान खान की हुकूमतों से भी बुरी हो, ताकि ये एक बार फिर इक्तदार में आ सके। उन्हें मोहसिन नकवी जैसे लोग सूट ही नहीं करते। चुनाचे अगर अनवारुल्लाह काकड़ भी मोहसिन नकवी साबित हो गए तो फिर क्या होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं पिछले 16 माह से ये सुन रहा हूं, नून लीग ने इक्तदार लेकर गलती की। ये बात पार्टी की हद तक दुरुस्त है। वाकई 16 माह में नून लीग की सियासत का जनाजा निकल गया और ये अवाम के पास जाने और वोट मांगने के काबिल नहीं रहे। ये अब किस मुंह से वोट को इज्जत दो और महंगाई की चक्की का जिक्र करेंगे। मगर जहां तक मियां शहबाज शरीफ का मामला है, ये मैच जीत गए हैं। ये मार्च 2022 में जेल भी जा रहे थे और डिस्क्वालीफाई भी हो रहे थे, लेकिन फिर ये इक्तदार में आए और उन्होंने अपने केसों का फैसला भी करा लिया और 16 माह में एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन भी दिला दिया आपको मुझसे बेहतर कोई शख्स नहीं मिल सकता। आप अगर कहेंगे तो मैं आइन को भी फाड़ दूंगा। मैं मियां नवाज शरीफ की मुखालफत के बावजूद अनवारुल्लाह काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म भी बना दूंगा। लिहाजा आपको मुझ जैसा शख्स कहां से मिलेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं ये 16 माह सिर्फ शहबाज शरीफ के थे।